स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटीज़ की सीरीज़ में, जिसका पहला लेक्चर शुरू हो रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर, जिसमें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, और आपको ये हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करें। प्रेसिडेंट पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 52 to 78 in part 5th of the Constitution outline the structure of the Union Executive in India, which comprises the President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and the Attorney General. सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रेसिडेंट का जो बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्ट 5th में बताया गया है। टोटल 25 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से पार्ट 5th में बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है, जिन 5 पोस्ट की मैंने आपको बात बताया अभी। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट सर्व्स एज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट्स, तो आंसर रहेगा प्रेसिडेंट। आगे है प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन, वो भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। आगे बात करते हैं कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। ध्यान रखिए, इसमें लिखा है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब होता है कि हम लोग वोट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हमारे चुने हुए जो एमपीज, एमएलएज होते हैं वो वोट करते हैं, इसीलिए इसमें इनडायरेक्टली लिखा है। अगर हम प्रेसिडेंट इलेक्ट करते, अगर हमारे वोट से प्रेसिडेंट का चुनाव होता, तो वो कहलाता डायरेक्टली। सो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब हम नहीं करते हैं तो कौन करता है, लिखा है आगे, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। एक कॉलेज होता है जिसे बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, कंसिस्टिंग ऑफ, कौन है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के, उसके इलेक्टेड मेंबर्स। अब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखिएगा, इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मतलब जो वोट के जरिए से वहां पहुंचे। नॉमिनेट वो होते हैं जो नामांकित किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो राज्यसभा में 12 लोग किए जाते हैं, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो ये राज्य की विधानसभा जो होती है, विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। थर्ड क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो हमने पहले देखा हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हो गए इलेक्टेड मेंबर्स। फिर लास्ट में आते हैं यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, दिल्ली और पुडुचेरी, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज आपका यहां पूरा होता है। नेक्स्ट आगे लिखा है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन। वही जो मैंने बात बताई थी कि पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स, नामांकित मेंबर, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 discontinued the special representation of the Anglo-Indian community in parliament and state legislatures। 2019 का जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसने डिसकंटिन्यू कर दिया स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में। एक्चुअली लोकसभा में पहले 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे इलेक्शन में। अब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन उनका बचा ही नहीं है, तो वो सीट्स खत्म कर दी गई हैं, इसीलिए
वो लोग ऑटोमेटिकली ही नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो याद रखिएगा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 ने डिसकंटिन्यू कर दिया है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। नेक्स्ट देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ एन असेंबली डिसक्वालिफाइज इट्स मेंबर्स फ्रॉम वोटिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो उसके मेंबर्स जो होते हैं, फिर चाहे वो एमपी हो किसी पार्लियामेंट के हाउस के या फिर किसी स्टेट असेंबली के एमएलएज हों, वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं वोटिंग से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो यहां हमने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आगे इसमें, द इलेक्शन फॉलोज proportional representation by means of single transferable vote, ensuring the successful candidate obtains an absolute majority. अब इलेक्शन होता कैसे? हम लोग जो वोट देते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के लिए या फिर जब सीएम के लिए होते हैं हमारे स्टेट्स में, तो हम लोग एक कैंडिडेट को वोट देते हैं जो हमारी चॉइस के होते हैं, एक कैंडिडेट के उस पार्टी के जो एमपी खड़े होते हैं हमारे यहाँ उनको। लेकिन इनका जो इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रोपोर्शन वाइज होता है, या कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा इलेक्शन इनडायरेक्टली कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो आप बताएंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट है, इफ नो कैंडिडेट सिक्योर्स द रिक्वायर्ड कोटा। अगर रिक्वायर्ड कोटा का मतलब हुआ मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती है इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में, वोटर्स आर ट्रांसफर्ड अंटिल अ कैंडिडेट अचीव द कोटा। तो ये वोट ट्रांसफर होते रहते हैं, इसीलिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन आर रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। अब अगर इलेक्शन में कोई विवाद पैदा हो गया, कोई विवाद आ गया, कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो जो भी डिस्प्यूट्स होंगे इलेक्शन के रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग, वो रिजॉल्व किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उनका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट है, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम was chosen to align with the parliamentary system of government and avoid the complexities and costs associated with direct elections. अब इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को क्यों चूज किया गया, डायरेक्ट इलेक्शन को क्यों नहीं रखा गया प्रेसिडेंट के लिए, इसके बारे में बताया गया। टू अलाइन विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से अलाइन करने के लिए और अवॉइड करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करने के लिए और कॉस्ट जो खर्चा हो जाएगा इतना एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट इलेक्शन। एक्चुअली प्रेसिडेंट जो होते हैं एक नॉमिनल हेड होते हैं, जो मेन हेड है, रियल हेड है, वो तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो उनके लिए इतना खर्चा क्यों किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। डायरेक्ट इलेक्शन बाय पार्लियामेंट अलोन वाज डीम्ड इनएडिक्वेट फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंटायर नेशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि खाली पार्लियामेंट के ही मेंबर्स वोट देकर किसी भी इंसान को प्रेसिडेंट बना दें, लेकिन उससे पूरे नेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। सो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट असेंबलीज के एमएलएज का वोट भी काउंट किया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट है, terms like proportional representation and single transferable vote were criticized for not accurately reflecting the presidential election process. ये जो proportional representation और single transferable vote जो terms हैं, ये criticize किए गए for not accurately reflecting the presidential election process. अब आगे बात करते हैं कि किसी इंसान को अगर प्रेसिडेंट बनना है, किसी इंडिया के सिटीजन को प्रेसिडेंट बनना है, तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले A candidate must be a citizen of India. सबसे पहले वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, कोई फॉरेनर इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर कैंडिडेसी इज 35 ईयर्स, उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। वो कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं,
वो एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, यानी कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी उन्हें उनके पास होनी चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे लोकसभा लिखा है, राज्यसभा नहीं लिखा है। एग्जाम को में क्वेश्चन पेपर में घुमाता है कि ये लोकसभा की जगह राज्यसभा कर देगा, आप याद रखिएगा ये लोकसभा है। नेक्स्ट है, दे कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए। कभी किसी कमीशन के चेयरमैन नहीं होने चाहिए वो, या किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए उन्हें, कोई गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी। प्राइवेट हो सकते हैं वो, बट गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स। जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, उन्हें प्रपोज करने के लिए और फिर उन्हें आगे समर्थन करने के लिए, यानी कि सेकेंडेड, कम से कम 50 लोग होने चाहिए जो उनका नाम प्रपोज करें और आगे समर्थन दें। नेक्स्ट है, अ सिक्योरिटी फी ऑफ 15,000 मस्ट बी डिपॉजिटेड। एक सिक्योरिटी फी 15,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। तो ये हमने देख लिया क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। अब ओथ या अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट की बात करते हैं। क्या ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट? बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। ऑफिस में एंटर करने से पहले, प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करने से पहले प्रेसिडेंट को ओथ लेनी होती है या अफर्मेशन लेनी होती है। अब अपनी ओथ में प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, वो अपना ऑफिस फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे और लॉ को भी। आगे है, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अपने आप को डिवोट कर देंगे सर्विस में और वेल बीइंग में, इंडिया के जनता के लिए, पीपल के लिए। नेक्स्ट है, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल। अब प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएंगे वो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उनकी एब्सेंस में अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज उस टाइम अवेलेबल होंगे वो उन्हें ओथ दिलाएंगे। आगे बात करते हैं कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। प्रेसिडेंट कैन नॉट साइमल्टेनियसली होल्ड मेंबरशिप इन पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेटर। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे थे जो एमपी या एमएलए रह चुके हैं, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत जाते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो दोनों पोस्ट, प्रेसिडेंट की और एमपी या एमएलए की, एक कैंडिडेट होल्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट है, दे आर नॉट परमिटेड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए उन्हें। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू एन ऑफिशियल रेसिडेंस। उन्हें एक ऑफिशियल रेसिडेंस मिलता है जिसे राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। एंड इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलती हैं प्रेसिडेंट को, वो डिटरमाइन की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट सैलरी वॉज इंक्रीज टू ₹5 लाख पर मंथ इन 2018। 2018 से जो प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई है वो है 5 लाख रुपए। पेंशन ऑफ रिटायर्ड प्रेसिडेंट इज सेट एट 50% ऑफ द सैलरी पर मंथ सिंस 2008। 50% सैलरी मिलेगी उन्हें रिटायरमेंट के बाद। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आर एंटाइटल्ड टू वेरियस अलाउंसेस इंक्लूडिंग रेसिडेंस, फोन फैसिलिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेवल एंड स्टाफ सपोर्ट। जो प्रेसिडेंट्स फॉर्मर हो गए, यानी कि जो प्रेसिडेंट अब नहीं है, जो फॉर्मर हो चुके हैं, जिनका टर्म पूरा हो गया है, तो उन्हें क्या मिलता है? रेसिडेंस मिलता है, फोन फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, ट्रेवल एंड स्टाफ सपोर्ट। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर ऑफिशियल एक्ट्स। प्रेसिडेंट के पद पर रहते हुए कोई कैंडिडेट अगर कोई ऑफिशियल एक्ट्स के खिलाफ, ऑफिशियल एक्ट्स के लिए उनको पर्सनल इम्यूनिटी होती है, लीगल लायबिलिटी से उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। उन्होंने जो ऑफिशियल एक्ट्स किए हैं उन पर
कोई भी लीगल केस नहीं हो सकता है, कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती है, उन्हें इस चीज से छूट रहती है। दे आर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग देयर टर्म, और इवन जब तक वो प्रेसिडेंट का पद संभाल रहे हैं वो कैंडिडेट, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं चल सकती। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन ड्यूरिंग ऑफिस टेन्योर। जब तक वो प्रेसिडेंट हैं, वो कैंडिडेट, तब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, जेल में नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट, सिविल प्रोसीडिंग्स में बी इनिशिएटेड आफ्टर 2 month नोटिस पीरियड फॉर पर्सनल एक्ट्स। सिविल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जा सकती हैं 2 months का नोटिस देकर उनके पर्सनल एक्ट्स के लिए। जो कुछ पर्सनल उन्होंने कोई क्राइम किया हो तो उसके लिए सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं 2 महीने का नोटिस देने के बाद। नेक्स्ट है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। कितने सालों के लिए कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन सकते हैं? द प्रेसिडेंट सर्व्स अ 5-year टर्म फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस। एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं 5 साल तक के लिए। कब से? जब से उन्होंने ऑफिस का चार्ज संभाला है। जब से वो इलेक्ट हुए हैं तब से नहीं, जब से उन्होंने ऑफिस का चार्ज संभाला है। हालांकि वो रिजाइन कर सकते हैं। तो आगे लिखा है, रेजिग्नेशन कैन बी टेंडर्ड एट एनी टाइम टू द वाइस प्रेसिडेंट। रिजाइन कर सकते हैं वो। अब क्वेश्चन बनता है, रेजिग्नेशन किसे देंगे वो अपना? तो जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे, जो प्रेसिडेंट बन गए होंगे, वो अपना रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट को। आगे, रिमूवल वाया इम्पीचमेंट प्रोसेस इज पॉसिबल बिफोर कंप्लीटिंग द टर्म। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए या तो वो रिजाइन कर दें या फिर उनका इम्पीचमेंट होता है, रिमूवल। उनका जो रिमूवल होगा वो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू होगा, और अगर इम्पीचमेंट हो जाता है तो वो जो उनका 5 साल का टर्म है उससे पहले भी हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल द सक्सेसर टेक्स ओवर एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मल्टीपल टाइम्स। प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे अपना ऑफिस 5 साल के बाद भी, अगर इलेक्शन लेट होता है या कुछ और रीजंस हैं, तब जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, सक्सेसर नहीं आ जाते उनके, तब तक वही प्रेसिडेंट ऑफिस संभालेंगे। और इंडिया में प्रेसिडेंट, एक कैंडिडेट कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं? लिखा है, द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मल्टीपल टर्म्स। ऐसा यूएसए में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कैंडिडेट सिर्फ 2 बार ही कंटिन्यूअसली प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। वो कितनी बार भी प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं, जीत सकते हैं, बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने इम्पीचमेंट की बात की थी, तो इम्पीचमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, देखते हैं। इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इम्पीचमेंट जो होगा, हिंदी में बोलते हैं महाभियोग, तो उसके लिए कोई ग्राउंड होना चाहिए। तो सिर्फ एक ग्राउंड बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन करेंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का, तब उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। चार्जेस कैन बी ब्रॉट बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट साइंड बाय 1/4 ऑफ इट्स मेंबर्स विद अ 14-day नोटिस टू द प्रेसिडेंट। अब इसकी प्रोसेस क्या है? पहली बात, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी हाउस से इनका इम्पीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए जिस हाउस से वो इनिशिएट हुई है प्रोसेस, वहां के 1/4 मेंबर्स, जिस हाउस से वो इनिशिएट हुआ है, उस हाउस की जो टोटल स्ट्रेंथ है, उसके 1/4 मेंबर्स साइन करके देंगे इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए विद अ 14 days नोटिस टू द प्रेसिडेंट। 14 दिन का नोटिस मिलता है, टाइम मिलता है 14 दिन का। फिर जब ये उस हाउस से पास हो जाता है इम्पीचमेंट मोशन, तो a 2/3 majority vote in both houses is required for removal। तो उसके बाद एक मेजॉरिटी वोट होता है। मेजॉरिटी वोट होता है 2/3 का, दोनों हाउसेस की अपनी अपनी स्ट्रेंथ का 2/3, 2/3 मेंबर इसमें अग्री होने चाहिए, वोट देना चाहिए इम्पीचमेंट के लिए, तभी उन प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है।
दिस इज ऑल अबाउट इम्पीचमेंट। आगे देखते हैं वैकेंसी। प्रेसिडेंट्स के ऑफिस में वैकेंसी कैसे अराइज होती है। वैकेंसी कैन अकर ड्यू टू टर्म एक्सपायरी। टर्म एक्सपायर हो गया, 5 साल हो गए, तो एक वैकेंसी हो गई कि नए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाने। रेजिग्नेशन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इम्पीचमेंट का रिमूवल हो गया ऑफिस से। डेथ, किसी प्रेसिडेंट की डेथ हो गई मान लीजिए, या डिस्क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। सो ये 5 ग्राउंड है वैकेंसी होने के: एक्सपायरी, टर्म एक्सपायरी, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ एंड डिस्क्वालिफिकेशन। An election must be held before the term expiry to fill the vacancy. टर्म की एक्सपायरी से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है, नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड टिल डेट। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं किए गए। आगे देखते हैं, अगर वैकेंसी अराइज हो गई इन 5 ग्राउंड्स पर तो क्या होता है। वाइस प्रेसिडेंट डजंट एज्यूम presidential duties during this period. In case of vacancy due to resignation, removal, death or other reasons, an election must be held within 6 months. अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या किसी और रीजन से हुई है तो इलेक्शन को 6 महीने के अंदर कराया जाएगा। और जो भी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे, मान लीजिए 2 साल में एक प्रेसिडेंट किसी वजह से प्रेसिडेंट नहीं रहे, वो ऑफिस उन्होंने छोड़ दिया, तो जो नए इलेक्शन से जो प्रेसिडेंट आएंगे वो पूरा टर्म सर्व करेंगे 5 साल का, ये नहीं कि बचे हुए 3 साल, पूरा 5 साल फ्रॉम एज्यूमिंग ऑफिस। द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन केस ऑफ वैकेंसी। अब वैकेंसी हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट होते हैं एज प्रेसिडेंट। इफ द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज ड्यूटीज, द वाइस प्रेसिडेंट फिल्स इन अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम ऑफिस। अगर किसी भी रीजन से प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनका ऑफिस संभालते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज ऑल्सो वैकेंट, if the vice president office is vacant, the chief justice of India or the senior most judge of Supreme Court acts as president. अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है उस टाइम, वो भी अवेलेबल नहीं है या इलेक्शन नहीं हुआ है उनका, वो सीट खाली है, उस केस में क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी अनअवेलेबिलिटी में, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे, वो प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरिम अपॉइंटीज possesses all presidential powers, immunities and receive determined emoluments from parliament. अब कोई वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज अगर प्रेसिडेंट को ऑफिस संभाल रहे हैं कितने भी टाइम के लिए, तो उन्हें उनके पास सारी प्रेसिडेंशियल पावर्स, इम्यूनिटीज, इमोल्यूमेंट्स सब उन्हें मिलेंगे जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं। आगे बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। प्रेसिडेंट्स पावर एंड फंक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज: एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, फाइनेंशियल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी, डिप्लोमेटिक अथॉरिटी, मिलिट्री अथॉरिटी एंड इमरजेंसी अथॉरिटी। ये आगे हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं। फॉर्मल एग्जीक्यूशंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट एक्शंस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी फॉर्मल एग्जीक्यूशंस होते हैं, जितने भी एक्ट्स होते हैं, जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितने बिल्स पास होते हैं, सबके लिए प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, सब प्रेसिडेंट के नेम से ही होते हैं। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश रूल्स फॉर ऑथेंटिकेटिंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन प्रेसिडेंशियल्स नेम। रूल्स को एस्टेब्लिश करना है, ऑथेंटिकेट ऑर्डर्स को ऑथेंटिकेट करना है, इंस्ट्रूमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, वो सब प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। जो और मिनिस्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे और ये लोग सर्व करते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। उनका रेम्यूनरेशन with the Attorney General serving at the President's pleasure. Appointment of various officials such as Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commissioner and members of Commission and Committees. जितनी भी सेंट्रल लेवल पर कमिटीज बनती हैं, कमीशंस बनते हैं, उन सब के चेयरमैन और मेंबर्स का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या देखा, सारे एक्ट्स, रूल्स, जितने भी फॉर्मल काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। और अपॉइंटमेंट की बात की है हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स में। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स की इंफॉर्मेशन जो लेते हैं प्राइम मिनिस्टर से वो प्रेसिडेंट ही लेते हैं। पावर टू रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू प्रेजेंट मैटर्स फॉर कंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Ability to appoint commission to investigate conditions of backward classes and to promote interstate cooperation. इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंडीशंस, किसी कंडीशंस, बैकवर्ड केसेस, बैकवर्ड क्लासेस के, और प्रमोट करते हैं ये इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज थ्रू अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी जो चलाते हैं, जो उनके हेड होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है तो वो प्रेसिडेंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज का, वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर्स। जो पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर्स हैं उन्हें बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लिखा भी है प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट एंड एंजॉयज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इंटीग्रल पार्ट कैसे होते हैं पार्लियामेंट के, ये हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। दूसरा एक चीज ये भी समझने वाली है, कोई भी बिल दोनों हाउसेस से पास होने के बाद एक्ट नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेंगे। सो बिकॉज President is the integral part of the parliament. Summoning, proroguing and dissolving parliament. समन करते हैं पार्लियामेंट को, बुलाते हैं। प्रोरोग करते हैं मतलब उसे सेशन को भंग कर सकते हैं। डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट को भंग कर सकते हैं। ये पावर्स हैं लेजिस्लेटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। एंड कन्वेनिंग ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस। कभी जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की बात आती है दोनों हाउसेस की, राज्यसभा और लोकसभा की, तो वो पार्स, बुलाने की पार्स, कन्वेन करने की पार्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास है। एड्रेसिंग पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच सेशन एंड ईयर। हर साल प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को, और हर सेशन को, 3 सेशन होते हैं, मानसून, बजट, तीसरा आप बताइए कौन सा होता है कमेंट में, उसे भी उस टाइम भी एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस। जो राज्यसभा में 12 एमपीज नॉमिनेट होकर आते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज या एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो 4 फील्ड से लिए जाते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस। इन 4 फील्ड में से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। डिसाइडिंग ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। जो एमपीज का डिसक्वालिफिकेशन होना है किसी रीजन से, तो उसके लिए जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट लेते हैं इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके। नेक्स्ट है अथॉरिटी टू गिव एसेंट, विदहोल्ड एसेंट और रिटर्न बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन। जो बिल्स हैं जिन्हें एक्ट बनना है उसमें एसेंट देने की पावर इनके पास है। विदहोल्ड एसेंट, एसेंट ना दें, एसेंट मतलब अग्री कर जाए उस बिल से। विदहोल्ड एसेंट का मतलब डिसएग्री हो गए, या किसी बिल को रिटर्न करना हो रिकंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन ऑफ बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा जो बिल्स पास किए जाते हैं वो भी कंसीडर करने की पावर्स होती है
प्रेसिडेंट के पास। ये सब हमने पढ़ी अभी लेजिस्लेटिव पावर्स जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स। कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास? रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल्स। क्या होता है कि जब मनी बिल पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी अग्रीम जरूरी होती है। तो प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट से कोई भी मनी बिल पेश करने के लिए। प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पार्लियामेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं लेकिन उनके बिहाफ पर। तो एनुअल फाइनेंशियल बजट जो हर साल बजट आता है, यूनियन बजट जिसे बोलते हैं, वो प्रेजेंट करने की पावर्स है उनके पास। रिकमेंडेशंस नेसेसरी फॉर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की डिमांड करते हैं। एबिलिटी टू ऑथराइज एडवांसेस फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड। अगर कोई इमरजेंसी है भारत में, नेशन में, तो कंटिंजेंसी फंड इमरजेंसी फंड ही कहलाता है। तो उसमें से अगर पैसा निकालना है, कुछ एडवांस निकालना है, तो उसकी अथॉरिटी भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years टू रिकमेंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं हर 5 साल में। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, किसका? रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट्स का, वो फाइनेंस कमीशन करता है। और फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में गठित किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। आगे बात करते हैं मिलिट्री पावर्स की। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेस। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडिया की डिफेंस फोर्सेस का। डिफेंस फोर्सेस कौन कौन सी हो गई? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इन सब के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है दे अपॉइंट चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट है एंड कैन डिक्लेयर वॉर और पीस विथ पार्लियामेंट्स अप्रूवल। वॉर का डिक्लेयर करना है तो वो प्रेसिडेंट ही करेंगे। पीस का डिक्लेरेशन करना है तो प्रेसिडेंट करेंगे, बट विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर्स। 3 तरह की इमरजेंसी होती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। कब कब लग सकती है नेशनल इमरजेंसी? इट कैन बी डिक्लेयर्ड ड्यू टू वॉर के टाइम, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इन कंडीशंस में नेशनल इमरजेंसी लगती है। प्रेसिडेंट गेन्स पावर टू मॉडिफाई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड सस्पेंड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं मॉडिफाई करने की फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूट करने की यूनियन और स्टेट्स के बीच में। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट सस्पेंड कर देते हैं फंडामेंटल राइट्स। इवन इमरजेंसी के टाइम में, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। एक्सेप्ट कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है? वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 और 365 बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। इम्पोज ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स और नॉन कंप्लायंस विद द यूनियंस डायरेक्शन। प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती है, मतलब स्टेट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और नॉन कंप्लायंस विद यूनियंस डायरेक्शन, अगर सेंटर की सरकार स्टेट्स को कोई डायरेक्शन दे रही है, वो मानने से मना कर देती है, तब भी प्रेसिडेंट रूल का प्रोविजन है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द स्टेट फंक्शन। सारे स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाते हैं। डिक्लेयर पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट की लेजिस्लेचर होती है उसके ऊपर पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है। सारे डिसीजन उस स्टेट के पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। एंड अप्रूव स्टेट एक्सपेंडिचर इन एब्सेंस ऑफ
पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों भंग है, तो उस टाइम स्टेट एक्सपेंडिचर भी अप्रूव करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 316 डिनोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। डिक्लेयर टू प्रोटेक्ट इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर इंडिया में कोई फाइनेंस इनस्टेबिलिटी हो गई है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को आर्टिकल 360 के अंडर में, और ये डिक्लेयर किया जाता है इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। It allows the president to issue directives to reduce salaries and allowances including those of judges. फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट अलाउ कर देते हैं डायरेक्टिव्स इशू करने के लिए कि सैलरीज और अलाउंसेस कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रिड्यूस करने के लिए। इवन जजेस की सैलरी भी रिड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारी पावर्स होती हैं तीनों तरह की इमरजेंसी की प्रेसिडेंट के पास। तो हमने कौन कौन सी इमरजेंसी पढ़ी? नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर्स के बाद जुडिशियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी जुडिशियल पावर्स होती हैं? द जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, कमेंट करके बताइए कितनी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, उनके जजेस या चीफ जस्टिस, उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। नहीं, ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट है एबिलिटी टू सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन लीगल और फैक्चुअल मैटर्स ऑल्दो सच एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। लीगल या फैक्चुअल मैटर्स में अगर प्रेसिडेंट साहब को कोई एडवाइस चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, लेकिन वो जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ली है वो बाध्य नहीं होती है कि वो उसे मानेंगे। यही लिखा है ऑल्दो सच एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है और क्या जुडिशियल पावर्स है? अथॉरिटी टू ग्रांट पार्डन, पार्डन दे सकते हैं किसी को, रिप्रीव, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, and to suspend, remit or commute sentences, especially in case involving court martial, offense against union laws और death sentences। ये पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिशन, पनिशमेंट, ये सब क्या है, ये आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इनके पास ये कैसी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। वन बाय वन अब पढ़ते हैं। पार्डन, पार्डन क्या है? इट रिमूव्स both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications। Pardon, pardon का मतलब होता है क्षमा कर देना, पूरी तरह से क्षमा। It removes both the sentence, sentence मतलब सजा, and the conviction, कोई अगर सजा हो गई है फांसी की या कुछ और, डेथ हो गई, डेथ पेनल्टी की सजा हो गई है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस इंसान को पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। उनकी सजा खत्म हो जाएगी या उनको जो फांसी का आदेश हुआ है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी का भी, किसी को अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डेथ पेनल्टी मिली है या कोई इसी तरह का कोई सेंटेंस मिला है, सजा मिली है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है पूरी तरह से उसे खत्म कर सकते हैं। पार्डन की बात करें, लिखा है फ्रॉम ऑल सेंटेंसेस, पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशंस, तो पार्डन ही हो गया। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या है? इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। कम्यूटेशन में क्या होता है? एक तरह के पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर देना दूसरे तरह से, सजा कम कर देना या लाइट कर देना। एग्जाम्पल दे रखा है, अ डेथ सेंटेंस में बी कम्यूटेड टू रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट। अगर किसी इंसान को डेथ पेनल्टी मिली है, डेथ मौत की सजा हो गई है, तो वो इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो सकता है, मतलब कि उसकी सजा जो है सिर्फ जेल में नहीं कर दी जाए कुछ सालों की, कुछ पूरी लाइफ की, जो भी है, जिंदगी भर उम्र कैद कुछ भी कर दें, डेथ सेंटेंस की जगह उन्हें एक जेल की सजा खाली मिल जाए। विच इन टर्न मे बी कम्यूटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फिर किसी को जो रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है वो कन्वर्ट हो सकता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। तो ये कम्यूटेशन हो गया, मतलब सजा को कम कर देना एक तरह से। रिमिशन, रिमिशन इज व्हाट? इट इंप्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब हुआ किसी को मान लीजिए 10 साल की सजा हुई है, तो
रिमिशन में क्या हो सकता है, उस सजा को कम करके 7 साल, 5 साल, 4 साल, जैसा भी प्रेसिडेंट चाहे उस हिसाब से वो कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। देखिए कम्यूटेशन में करेक्टर चेंज हो रहा था, रिमिशन में करेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर 5 साल की सजा तो 4 साल की हो जाएगी, बट रहेगी तो वो सेम सजा जेल में रहने की। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अ सेंटेंस ऑफ रिगोरियस इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years में बी लिमिटेड टू रिगोरियस इंप्रिजनमेंट फॉर 1 year, यानी कि 2 साल की सजा को 1 साल में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है रेस्पाइट। इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस, किसी की सजा कम कर देना इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज, अब कोई स्पेशल फैक्ट है तब ये रेस्पाइट का यूज होता है, एज द फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट और द प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफेंडर। कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसकी जो फिजिकली डिसेबल है तो उनकी सजा को कम कर देना, या अगर कोई लेडी, कोई वुमेन ऑफेंडर है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो ये देखते हुए, ये एक स्पेशल फैक्ट हो गया, ये देखते हुए उनकी सजा को कम कर देना इज रेस्पाइट। तो हमने पढ़ लिया पार्डन, कम्यूटेशन, रेस्पाइट। नेक्स्ट है रिप्रीव। रिप्रीव क्या है? इट implies a stay of the execution of a sentence, especially that of a death. रिप्रीव का मतलब हो जाएगा एग्जीक्यूशन पर स्टे लगा दिया जाए, कि अभी इन्हें फांसी ना दी जाए। क्यों? फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, एक छोटे से टेम्परेरी पीरियड के लिए। इसका पर्पस ये होता है टू इनेबल द कन्विक्ट, जो क्रिमिनल है, जो कन्विक्ट है, जो आरोपी है, टू हैव टाइम, उसे थोड़ा समय मिल जाए पार्डन या कम्यूटेशन का प्रेसिडेंट से। सो हमने 5 पढ़े। पार्डन मतलब पूरी तरह से क्षमा कर देना, कम्यूटेशन मतलब एक तरह की सजा को दूसरी सजा में कन्वर्ट कर देना, रिमिशन रिड्यूस कर देना सेंटेंस के पीरियड को बिना उसका करेक्टर चेंज किए हुए, रेस्पाइट क्या हो गया? स्पेशल फैक्ट के वजह से किसी का सेंटेंस, किसी की सजा कम कर देना, रिप्रीव स्टे कर देना, किसी की सजा को जो फांसी की या डेथ सेंटेंस हुआ है उसे स्टे कर देना, ताकि कन्विक्ट के पास थोड़ा टाइम रहे, ताकि वो प्रेसिडेंट से पार्डन या कम्यूटेशन ले सके। नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक पास। नेगोशिएशन एंड कंक्लूजन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, इंडिया के बिहाफ पर प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंक्लूडिंग सेंडिंग एंड रिसीविंग डिप्लोमेट्स सच एज एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर। इंडिया को रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल फोरम्स में या मैनेजमेंट और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, इन सब में प्रेसिडेंट साहब की भागीदारी रहती है। और जो इंडियन एम्बेसी और देशों में है, सभी देशों में जो एम्बेसीज हैं उसमें जो एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स होते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं। एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स में क्या फर्क है? हाई कमिश्नर उन देशों में होते हैं जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनीज थे, तो जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी पहले जिन देशों में, वहां होते हैं हाई कमिश्नर जो कॉमनवेल्थ के पार्ट थे, और एम्बेसडर्स वो होते हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं थे, मतलब ब्रिटिशर्स से गुलाम नहीं थे। नेक्स्ट बात करते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। वीटो पावर क्या होती है? किसी भी बिल को, एक्ट को, किसी बात को अस्वीकार करने का जो अधिकार होता है, डिसएग्री करने का जो अधिकार होता है, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। वो होता है प्रेसिडेंट के पास। अ बिल पास बाय पार्लियामेंट नीड्स द प्रेसिडेंट्स एसेंट टू बिकम लॉ। अब देखिए, किसी भी बिल को अगर लॉ बनना है तो उसके लिए राष्ट्रपति जी की मंजूरी, प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत होती है। तो दैट इज अ वीटो पावर। उसे वो मंजूरी दे भी सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, अग्री हो सकते हैं उस बिल से, और वो उससे डिसएग्री भी हो सकते हैं। तो प्रेसिडेंट हैज 3 चॉइसेस अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 111 आर्टिकल जो है, 111 नंबर का जो आर्टिकल है, वो प्रेसिडेंट को 3 चॉइसेस देते हैं किसी बिल के लिए। ग्रांट एसेंट टू द बिल, बिल पर एग्री हो जाए, साइन कर दें उस पर। विद होल्ड एसेंट टू द बिल, उस बिल पर साइन ना करें, मना कर दें। रिटर्न द बिल, बिल को वापस भेज दें अगर ये मनी बिल नहीं है तो। एक्चुअली मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट, आगे हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे क्यों नहीं रिटर्न कर सकते हैं।
फॉर पार्लियामेंट रिकंसिडरेशन। किसी भी बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन अगर ये फिर से पास होता है तो प्रेसिडेंट को उस पर एसेंट देना ही पड़ेगा। अब वीटो पावर्स कौन कौन सी होती हैं? वैसे तो 4 वीटो पावर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट पावर जो होती है उसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, एब्सोल्यूट पावर है कि वो किसी बिल को पर एसेंट दे दे या डिसेंट दे दे। क्वालिफाइड का मतलब होता है कि उसे वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें पार्लियामेंट के पास कि इस बिल में कुछ इंप्रूवमेंट कीजिए। सस्पेंसिव में सेम है, कंसिडरेशन के लिए वापस भेज दें। लेकिन क्वालिफाइड और सस्पेंसिव में फर्क ये होता है कि क्वालिफाइड पावर, वीटो पावर जो है उसमें यह है कि अगर बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस गया और वो फिर से आया तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, दोबारा से वो पार्लियामेंट को भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन सस्पेंसिव में क्या होता है कि वो अगर बिल दोबारा से आ गया रिकंसिडर होके या सेम बिल आ गया तो उस पर प्रेसिडेंट को अपने एसेंट देनी पड़ती है। तो इंडिया में क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है कि दोबारा रिकंसिडर करने के लिए भेजते हैं। तो इंडिया में एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है और पॉकेट वीटो है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है पॉकेट वीटो का मतलब हो गया कि कोई बिल आया, उस पर प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट में रख लिया, एक तरह से बिल, उस पर ना एसेंट दे रहे हैं ना डिसेंट दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से हो गया पॉकेट वीटो। तो इंडियन प्रेसिडेंट possesses एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटोस with no qualified veto as in the case of American president। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो की पावर होती है और इन सारी वीटो पावर्स के साथ साथ, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइजिंग वीटो पावर इंक्लूड इंस्टेंस ऑफ विदहोल्डिंग एसेंट, एसेंट को विदहोल्ड कर दें, रिटर्न कर दें बिल रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर पॉकेट, कोई बिल इनके पास आया तो के पास क्या ऑप्शंस है, एसेंट दे दें या ना दें, बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, या फिर पॉकेट वीटो अपने पॉकेट में रख लें। ये ऑब्जेक्टिव जो है, सेकंड पॉइंट देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है इस पावर्स का इज टू प्रिवेंट हैस्टी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट में के द्वारा कोई जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लिया जाए या कोई असंवैधानिक निर्णय ना लिया जाए, इसे बचाने के लिए ये वीटो पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है। अब ये वीटो पावर सिर्फ पार्लियामेंट तक ही सीमित नहीं है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये वीटो पावर्स स्टेट लेजिस्लेशन के लिए भी हैं प्रेसिडेंट के पास। कैसे? प्रेसिडेंट ऑल्सो होल्ड्स वीटो पावर ओवर स्टेट लेजिस्लेशन विद बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायरिंग द प्रेसिडेंट एसेंट। ऐसे बिल जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए हैं, स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास किए गए हैं, जिनमें प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है उसे लॉ बनाने के लिए, वहां भी प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर्स का यूज कर सकते हैं। अब उन बिल्स में वो एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, बिल्स को रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, या उन बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं पार्लियामेंट के कंसिडरेशन के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट्स डिसीजन ऑन बिल्स रिजर्व्ड बाय गवर्नर्स। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट्स के डिसीजन के लिए बिल्स पर, जो गवर्नर रिजर्व कर रखे हैं प्रेसिडेंट साहब की एसेंट या डिसेंट के लिए, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उनके पास कि 15 दिन के अंदर ही वापस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अलाउिंग फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग पॉकेट वीटोस, हो सकता है उस बिल को वो पॉकेट में रख के भूल जाए, ठीक है। दैट इज प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट पावर की बात करें तो वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है हिंदी में अध्यादेश। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल नंबर 123 ग्रांट्स द प्रेसिडेंट अथॉरिटी, प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग पार्लियामेंट रिसेस एक्टिंग एज टेम्परेरी लॉज। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है टेम्परेरी कानून, टेम्परेरी लॉ, कोई रूल, कोई कानून बना देना टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, इट इज टेम्परेरी। तो आर्टिकल 123 के तहत अगर कोई लॉ की जरूरत है इंडिया में टेम्परेरी बेसिस पर, अर्जेंट है, और उस टाइम पार्लियामेंट के रेसेस है, मतलब पार्लियामेंट नहीं चल रही है उस टाइम, लोकसभा राज्यसभा उस टाइम नहीं है, कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट के पास ही पावर हो जाती है आर्टिकल 123 के अंडर में कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं, बट वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा।
ऑर्डिनेंस हैव इक्वल लीगल स्टेटस, ये उतना ही वैलिड होगा जितना कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल बना के एक्ट बनाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये उसी तरह काम करेगा जिस तरह से कोई बिल एक्ट बनता है। बट आर टेम्परेरी मीजर्स, एक टेम्परेरी मीजर है, परमानेंट नहीं है। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अलाउज द प्रेसिडेंट टू एड्रेस अर्जेंट और अनफोर्सिन मैटर्स, कोई अचानक से कोई ऐसा मैटर आ गया, कोई अर्जेंट मैटर आ गया जिस पर कोई कानून लाना जरूरी है, उसके लिए ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। हाउएवर दिस पावर इज सब्जेक्ट टू 4 लिमिटेशंस, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऑर्डिनेंसेस कैन ओनली बी प्रोमलगेटेड व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये ऑर्डिनेंस तभी बन सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है या फिर दोनों हाउसेज में से, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सेशन में नहीं है, कोई सत्र नहीं चल रहा है। सेकेंड लिमिटेशन है प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट इमीडिएट एक्शन इज नेसेसरी, प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई होना चाहिए ये ऑर्डिनेंस लाने के लिए कि इमीडिएट एक्शन, एक अर्जेंसी है, इस ऑर्डिनेंस को लाने की अर्जेंसी है, इस बात के लिए सेटिस्फाई होंगे तभी वो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। विद द डिसीजन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू फॉर मैलाफाइड इंटेंशंस, अब ये ऑर्डिनेंस अगर एक बार आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक जुडिशियल रिव्यू की अपील की जा सकती है। जुडिशियल साइड पर जजेस इस ऑर्डिनेंस को रिव्यू कर सकते हैं कि ये सही लाया गया है या नहीं, क्या इसकी इंटेंशंस मैलाफाइड तो नहीं है, गलत इंटेंशन से तो नहीं किया गया है, तो ये इसकी सेकेंड लिमिटेशन हुई। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव विद पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव पावर्स एंड ऑर्डिनेंसेस कैन नॉट वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस और फंडामेंटल राइट्स। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स के बराबर को एक्सटेंसिव है, सेम है, इक्वल है, और ऑर्डिनेंस को वायलेट नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को, जो संवैधानिक लिमिटेशंस हैं उनका खंडन नहीं करना चाहिए उस ऑर्डिनेंस को, या फिर जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें भी वायलेट नहीं करना चाहिए वो ऑर्डिनेंस। एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अपॉन द असेंबली, हर अध्यादेश, हर ऑर्डिनेंस जो भी पास किया है, जो भी प्रेसिडेंट जी लाए हैं, वो जब भी पार्लियामेंट की बैठक दोबारा होगी, लोकसभा राज्यसभा सेशन में आएंगे तो वो ऑर्डिनेंस उनके सामने पेश किया जाएगा। विद अप्रूवल रिक्वायर्ड, उस ऑर्डिनेंस को लॉ बनने के लिए जब वो पार्लियामेंट सेशन में आ गई है तो एक अप्रूवल चाहिए होगा एक्ट बनने के लिए। फेलियर ऑफ अप्रूवल, अगर अप्रूवल नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है, विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर, रेंडर्स द ऑर्डिनेंस वॉइड, वो अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। मतलब पार्लियामेंट के बैठने के, सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को पेश किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में एक्ट बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है 6 हफ्ते के अंदर तो वो ऑर्डिनेंस वहीं खत्म हो जाएगा, उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा, ये 6 वीक्स का टाइम होता है। आगे है प्रेसिडेंट कैन विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है कोई, वो उसे वापस भी ले सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, ये क्या है? ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश कोई लाने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, वो पिछली डेट से भी हो सकता है। ये नहीं है कि ऑर्डिनेंस आज अगर इश्यू हुआ है तो ये कानून आज से ही काम करेगा, ये 6 महीने पहले से भी काम कर सकता है, 1 साल पहले से भी वैलिड हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। अमेंड एग्जिस्टिंग लॉज, जो पुराने लॉज चले आ रहे हैं उन्हें संशोधित कर सकता है, उन्हें इंप्रूव कर सकता है। और एड्रेस टैक्स मैटर्स में भी ऑर्डिनेंस बन सकता है, बट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज यूनिक टू इंडिया एंड इज नॉट लिंक्ड टू अ नेशनल इमरजेंसी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर सिर्फ इंडिया में है, प्रेसिडेंट के पास ये सिर्फ इंडिया में है, और कहीं किसी देश में, किसी कंट्री में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं है। एंड इज नॉट लिंक्ड टू अ नेशनल इमरजेंसी, और ऑर्डिनेंस ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम जारी किया जाएगा, इससे कोई लिंकेज नहीं है उसका। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट सक्सेसिव
रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेज विदाउट लेजिस्लेटिव अप्रूवल वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये एक रूल बनाया है, बताया है, नियम दिया है कि बार बार अगर आप एक ही ऑर्डिनेंस की टाइम बढ़ाए जा रहे हैं, आप बार बार एक ऑर्डिनेंस जैसे ही वो वाइड होता है, जैसे ही वो उसका टाइम खत्म होता है, तो दोबारा से वही ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, बार बार बिना बिना पार्लियामेंट के द्वारा पास कराए प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं, तो ये भी एक वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हमने देखी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम 1952 से लेकर अभी तक जितने प्रेसिडेंट बने हैं उनके नाम और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, हम जानते हैं सब, राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने 1952 से लेकर 57 तक फर्स्ट टर्म किया अपना 5 साल का। उसके बाद ये फिर से इलेक्ट हुए 1957 से लेकर 1962 तक, 2 टर्म थे इनके। ही वॉज इलेक्टेड ट्वाइस एज अ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट 2 बार सिलेक्ट हुए। लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्रेसिडेंट, अभी तक के सबसे ज्यादा टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहने वाले ये पर्सन है। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर बीइंग इलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट पर इलेक्ट होने से पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट भारत के राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 1962 से 1967 तक रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। He was a prominent philosopher and writer. He also held the position of Vice Chancellor of the Andhra University and Banaras Hindu University. ये वाइस चांसलर भी रह चुके हैं आंध्र यूनिवर्सिटी के और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। थर्ड है जाकिर हुसैन, 2 साल का पीरियड था इनका, लगभग 1967 से 1969। He was the shortest serving president and passed away in office. सबसे कम सर्व जो टर्म रहा है इनका एज अ प्रेसिडेंट, और ये वाइल इन सर्विस ये पास अवे हो गए थे, डाई हो गए थे। नेक्स्ट है वीवी गिरी, 1969 से लेकर 74 तक। ये वीवी गिरी वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के 1967 में। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ जाकिर हुसैन इन ऑफिस। जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, इनसे पहले जो थे, तब इन्होंने थोड़े टाइम के लिए प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन फिर बाद में इलेक्शन के थ्रू 1969 से लेकर 74 तक इन्होंने सर्व किया एज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 77 तक ये प्रेसिडेंट रहे। याद रखिएगा इमरजेंसी के टाइम में फखरुद्दीन अली अहमद ही प्रेसिडेंट थे। एंड ही वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस। ये दूसरे प्रेसिडेंट थे जो ऑफिस में ही डाई हो गए थे, पहले थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से 1982 तक सर्व किया इन्होंने। ये आंध्र प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। एंड ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट हु ऑक्यूपाइड राष्ट्रपति भवन। ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे एंड कंटेस्टेड ट्वाइस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। 2 बार इन्होंने कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर नेक्स्ट बने थे जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से लेकर 1987 तक सर्व किया। ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट बने थे रामास्वामी वेंकटरमन, 1987 से लेकर 1992 तक। इनके बाद फिर बने थे शंकर दयाल शर्मा, 1992 से लेकर 1997 तक। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे और इंडियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन भी रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट थे रमन नारायण, KR नारायणन, 1997 से लेकर 2002 तक। ये इंडियन एम्बेसडर रह चुके हैं थाईलैंड, टर्की, चाइना और USA में। फिर 2002 से लेकर 2007 तक APJ अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे। आप जानते ही हैं इन्होंने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपर प्रोग्राम में बहुत ही लीडिंग रोल प्ले किया है और ये भारत रत्न मिला था इन्हें। फिर 2007 से लेकर 2012 तक प्रतिभा पाटिल जी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली भारत की महिला राष्ट्रपति बनी थी। फिर 2012 से लेकर 17 तक प्रणब मुखर्जी, इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है और बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिल चुका है। फिर 2017 से लेकर 2022 तक रामनाथ कोविंद,
ये बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। फिर 2022 से लेकर अभी तक द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। तो ये 15th जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। सो इट्स ऑल अबाउट प्रेसिडेंट। हम अपने इस प्रेसिडेंट के लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था मैंने आपको दी है। रिपीट मोड में देखिए इस वीडियो को, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। फिर चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, किसी स्टेट पीएससी का हो या यूपीएससी का हो। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए नेक्स्ट लेक्चर आपको किस वीडियो का चाहिए। थैंक यू।